नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर बबीता जैन। आज हम ग्रीक विचारक प्लेटो के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आधारभूत सिद्धांत पर बात करेंगे और यह है प्लेटो का आकार का सिद्धांत, या अंग्रेजी में इसको कहते हैं कि थ्योरी ऑफ फॉर्म्स। तो राजनीति विज्ञान में यद्यपि प्लेटो के सिद्धांत को समझने और जानने की जरूरत नहीं है, राजनीति विज्ञान का जो मूल विषय है वो है कि आदर्श नगर राज्य में किस प्रकार से न्याय की स्थापना की जाए, और न्याय की स्थापना के लिए दार्शनिक राजाओं का निर्माण करना है, और उन दार्शनिक राजाओं को किस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए और किस प्रकार के उनके जीवन का प्रबंध होना चाहिए। तो साम्यवाद की बात। तो जब हम राजनीति विज्ञान में प्लेटो के बारे में पढ़ते हैं तो मूलतः उसके राजनीतिक सिद्धांतों और अवधारणाओं की चर्चा करते हैं। लेकिन यह जो थ्योरी ऑफ फॉर्म्स है, जो कि प्लेटो के सारे विचार, प्लेटो के विचारों का एक तरह से उद्गम स्थल इसको कह सकते हैं। तो यदि इस अवधारणा को भली प्रकार समझ लिया जाए, इस अवधारणा को मूलतः तो दर्शन का विद्यार्थी पढ़ता है, तो फिलॉसफी के स्टूडेंट के लिए तो यह जानना जरूरी है। लेकिन हम भी क्योंकि राजनीतिक दर्शन ही पढ़ते हैं, हम पॉलिटिकल फिलॉसफी पढ़ते हैं, तो पॉलिटिकल फिलॉसफी में भी यह जो आकार का सिद्धांत है, ये प्लेटो की एक बहुत मौलिक रचना है, ये बहुत मौलिक सिद्धांत है। अब आइए हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में ये थ्योरी ऑफ फॉर्म्स है क्या। तो इसके लिए प्लेटो दो प्रकार के जो है वो दो प्रकार के यूनिवर्स की बात करता है, या दो तरह के स्पेसेस की बात करता है। एक तो जो दृश्यमान जगत है, जो यह दुनिया हमें हमें हमारी इंद्रियों के माध्यम से दिखाई देती है, यह पुस्तक है, यह पेन है, यह कपड़ा है, जिन चीजों को भी हम अपने इन 5 इंद्रियों के माध्यम से देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं। एक तो यह दृश्यमान जगत है जिसको कि हम वास्तविक समझते हैं। आज का हमारा विज्ञान यही कहता है कि जो हमें हमारी इंद्रियों से नजर आ जाता है वही वास्तविक है, इसके अलावा सब कुछ कैसा है, अवास्तविक है, काल्पनिक है। लेकिन प्लेटो की जो व्याख्या है उसमें एक तो ये दृश्यमान जगत है, और दूसरा जगत है जो इस दृश्यमान जगत से परे का विचार का जगत है, विचारों में जो चीज रहती है। तो इसलिए, और मूल क्या है, तो यहां पर हम प्लेटो के दर्शन को समझने का प्रयास करते हैं। प्लेटो ने अपने थ्योरी ऑफ फॉर्म्स बताने के लिए उससे पहले वो यह बताता है कि यह जो विचारों का जगत होता है यही अल्टीमेट ट्रुथ है, अर्थात वास्तविक या वास्तविकता जो है वो इसी में है। और यह जो दृश्यमान जगत है वह तो उसका एक इम्परफेक्ट, या हम ये कहें कि कोई भी वस्तु अपनी संपूर्णता में, अपने 100% एग्जिस्टेंस उसका जो है वो केवल विचारों में ही हो सकता है। वो विचार जैसे ही इस दृश्यमान जगत में अपने एक रेप्लिका के रूप में आता है, अपनी प्रतिकृति के रूप में आता है, तो उसमें कुछ अपूर्णताएं आ जाती हैं। इसलिए पूर्णता का संसार विचार जगत है और अपूर्णता का संसार यह प्रतिकृति है। यह मूल बात हम समझे। दो प्रकार का जगत, एक विचार जगत, एक पदार्थ जगत जो हमारी ये दुनिया है। प्लेटो बार बार यह समझाता है कि विचारों में ही जो पूर्णता होती है वह पूर्णता पदार्थ में कभी भी नहीं होती है। और यह केवल एक वस्तु के लिए लागू नहीं होता, यह इस दुनिया में प्रकट होने वाली हर वस्तु के लिए लागू होता है और हर प्रकार के विचार के लिए लागू होता है। अब प्लेटो इसको समझाने के लिए उदाहरण देता है कि मान लिया एक त्रिभुज है। त्रिभुज वैसे तो
गणित की एक आकृति है, और गणित में इस आकृति को समझने के लिए बहुत बढ़िया से बढ़िया गणितज्ञ भी एक त्रिभुज का निर्माण करता है। अब प्लेटो के सिद्धांत के अनुसार क्या हुआ, यह त्रिभुज मूल नहीं है, यह त्रिभुज एक प्रतिकृति है, एक रेप्लिका है। किसकी? उस विचार। अब जैसे ही मैंने त्रिभुज बोला, जैसे ही शिक्षक त्रिभुज बोलता है, वैसे ही विद्यार्थी त्रिभुज समझ देता है। तो इसलिए ट्रायंगल को समझने के लिए ट्रायंगल का होना जरूरी नहीं है। वो ट्रायंगल की जो परफेक्टनेस है वो विचार में विद्यमान है। तो उसका मेन फॉर्म, उसका ओरिजिनल फॉर्म आइडिया में है, इसलिए थ्योरी ऑफ आइडिया भी कहा जाता है। थ्योरी ऑफ फॉर्म एंड थ्योरी ऑफ आइडियाज। ग्रीक लैंग्वेज में आइडिया को इडियोस बोला। तो वो जो मूल फॉर्म है ट्रायंगल का, वो एग्जिस्ट नहीं करता, वो केवल विचार में एग्जिस्ट करता है। और वहां पे वो इतना कंप्लीट है, डिस्टॉर्टेड रूप में। अब यहां हम किसी भी तरह का, कोई एक लाइन बड़ी हो सकती है, दो लाइनें छोटी हो सकती है, किसी भी तरह का, लेकिन हम उस ट्रायंगल को समझ जाते हैं। इसी तरह से कुर्सी, इसी तरह से आप कोई भी किसी भी, जैसे ही हम बोलते हैं बुक, उसकी एक आइडियल जो एक कॉन्सेप्ट है वो हमारे दिमाग में है, लेकिन अब वो पुस्तक किसी भी रूप में जब हमारे सामने आती है तो उस पुस्तक की रेप्लिका, और लाखों करोड़ों पुस्तकें हैं, लेकिन पुस्तक का जो मेन फॉर्म है दैट इज एन आइडिया। इस तरह के जो, अब यहां से प्लेटो आगे बढ़ते हुए बात करता है कि यह केवल जो हमें दृश्यमान लगने वाली केवल वस्तुओं में लागू नहीं होती है, ये अमूर्त वस्तुओं पर भी इसको लागू कर सकते हैं, जैसे कि द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी। अब जो सौंदर्य है, सौंदर्य का जो मूल रूप है वो केवल विचार में है। वो सौंदर्य जब गुलाब में प्रकट होता है तो वो सौंदर्य का एक रेप्लिका है, और वो केवल लिमिटेड है। सौंदर्य अपने आप में अनलिमिटेड है। उस सौंदर्य की संपूर्णता को हम केवल और केवल विचार में समझ पाते हैं, और वो विचार जब व्यवहार में सामने आता है तो अपने 100% कंप्लीशन के साथ, अपने 100% संपूर्णता के साथ उसका इस दुनिया में अवतरण हो ही नहीं सकता। इसी प्रकार से वो आगे बढ़ता है, वो कहता है कि इसी तरह की बात न्याय है। न्याय भी हम समझ सकते हैं, विचार के क्षेत्र में जो कंप्लीशन, जो संपूर्णता न्याय की विचार के जगत में है, क्या उसका आरोपण वास्तविक जगत में हो सकता है? वास्तविक जगत में क्या 100% न्याय को हम लागू कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। प्लेटो ने ऐसा माना, और प्लेटो ने अपनी रिपब्लिक में, जो कि उसने न्याय के लिए ही, उसका उपशीर्षक ही उसने ये कहा कि कंसर्निंग जस्टिस। तो अपने उस रिपब्लिक नामक जो एक क्लासिक उसने लिखा, उसमें वो न्याय की संरचना के लिए, कैसा न्याय जो विचार जगत में स्थायी रूप से विद्यमान है, उसी न्याय की स्थापना के लिए हम उसकी रेप्लिका क्या हम इस भौतिक जगत में उसको उत्पन्न कर सकते हैं। इसी प्रकार से लव, उसी प्रकार से प्रेम। अब जो प्रेम है, सौंदर्य है, वो ये, तो इसीलिए प्रेम का सिद्धांत वो ये कहता है कि जो इस भौतिक जगत में जो प्रेम, जो कि सांसारिक वासना के रूप में जब सामने आता है, तो वह प्रेम का बहुत ही निकृष्टतम रूप है। यदि प्रेम की तृप्ति केवल शरीर के माध्यम से होती है तो वो प्रेम का बहुत ही निकृष्ट, बहुत ही घटिया रूप है। प्रेम अपने संपूर्ण रूप में संपूर्ण सौंदर्य की ही प्रतिकृति है। इसलिए प्लेटो का प्रेम का सिद्धांत प्लेटो के सौंदर्य के सिद्धांत के साथ एक मेव हो जाता है। तो इसीलिए जो संपूर्णता विचारों में है, वो संपूर्णता इस दृश्यमान जगत में कभी आ ही नहीं सकती, और इसलिए उसकी कोशिश यदि हम करें
तो हम जहां तक जिस सीमा तक उसके निकट पहुंच सकते हैं, उसी सीमा तक हम अपने आप को उसका निर्माण करने के लिए सक्षम या सफल पाते हैं। तो प्लेटो, अब हम क्योंकि हम राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं, तो यहाँ पर हमने प्लेटो के ये जो आकार का सिद्धांत है, इसके माध्यम से यह जानने का प्रयास किया है कि अब न्याय के पूर्णतः स्थापना के लिए जो विचार में न्याय का सिद्धांत है, उसको लागू करने के लिए हमें एक माध्यम की जरूरत है, और वो माध्यम है एक फिलोसोफर किंग, एक दार्शनिक राजा। तो उस यहां पर एक फिर दूसरी बात सामने आती है। प्लेटो ये कहता है कि ये जो थ्योरी ऑफ फॉर्म्स है, इसको सामान्य व्यक्ति नहीं समझ पाते। क्यों? क्योंकि उनको समझने के लिए वैसी दृष्टि चाहिए, और वो दृष्टि केवल दार्शनिक के पास हो सकती है। तो इसलिए एक दार्शनिक ही, और दार्शनिक कौन? जिसमें विवेक की प्रधानता है। तो एक विवेक संपन्न व्यक्ति ही, जो कि सच्चा दार्शनिक है, वो ही विचार जगत की अवधारणाओं को, विचार जगत की जो मूल मान्यताएं हैं, उनको भली प्रकार से समझ सकता है, और उनको समझ करके इस दृश्यमान जगत में, इस दृश्यमान जगत के नगर राज्यों में भली प्रकार से उसको लागू भी कर सकता है। इसलिए न्याय की स्थापना के लिए सच्चे दार्शनिकों की आवश्यकता है, जिन्हें कि राजा बनाया जा सके। तो यहां पर थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, जो कि अपने मूल रूप में प्लेटो का एक बहुत ही मौलिक विचारधारा है, एक मौलिक अवधारणा है, उसको जब हम राजनीति विज्ञान में जब हम आरोपित करने का प्रयास करते हैं, तो हम प्लेटो के दार्शनिक राजा के सिद्धांत को उसके माध्यम से समझ सकते हैं, प्लेटो के न्याय के सिद्धांत को भी उसके माध्यम से समझ सकते हैं, कि किस प्रकार से इन दोनों को एक दूसरे के प्रति अभिन्न रूप से जोड़ते हुए इस थ्योरी ऑफ फॉर्म्स को या आकार के सिद्धांत को समझा जा सकता है। धन्यवाद।